फ्लाइट MH370 दुनिया के सबसे विचित्र और दिलचस्प घटनाओं में से एक है। एक ऐसी घटना है जिसमें यात्रियों से भरा जहाज अचानक गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता कि इसे ज़मीन निगल गई या आसमान। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 कोलालमपुर से रात 12:42 पर उड़ान भरती है और इस फ्लाइट को अगले 53 घंटे में बीजिंग पहुंचना है। ये फ्लाइट इस रूट पर अक्सर आती जाती है। इसमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। ज़हीर अहमद शाह एक अनुभवी पायलट हैं जिन्हें 33 साल का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है, जबकि फारिक हमीद फ्लाइट के को पायलट हैं जिन्हें 7 साल तक फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है। रात के 1:08 पर यह फ्लाइट साउथ चाइना सी पर मलेशिया कोस्टल लाइन को पार करती है और साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच जाती है। ज़मीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर यह विमान उड़ता है। ये फ्लाइट अभी भी कोलालमपुर ATC के संपर्क में है। सब कुछ ठीक चल रहा है और रात के 1:01 पर वियतनाम एयर स्पेस में प्रवेश करता है। ये फ्लाइट वियतनाम के हो ची मिन्ह ATC से संपर्क करती है और फ्लाइट के कैप्टन कोलालमपुर ATC को गुड नाइट की शुभकामनाएं देते हैं और वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने के लगभग 2 मिनट बाद ये फ्लाइट कोलालमपुर ATC की रडार से गायब हो गया। ये फ्लाइट अब वियतनाम एयर स्पेस में पहुंच चुकी थी, जो कोलालमपुर ATC के लिए आम बात थी। लेकिन रहस्यमय रूप से ये फ्लाइट हो ची मिन्ह ATC के रडार से भी गायब हो जाती है। हो ची मिन्ह ATC बार बार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हो ची मिन्ह ATC इस गायब हुए प्लेन के बारे में तुरंत कोलालमपुर ATC को बताता है और ये फ्लाइट MH370 इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बन गई, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि ये फ्लाइट क्यों, कहां और कैसे खो गई। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे तैसे सुबह हो जाती है। फ्लाइट को सुबह 6:30 बजे बीजिंग में लैंड करना था। सभी को लगता है कि फ्लाइट में किसी तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये फ्लाइट वहां पहुंची ही नहीं। इसलिए तुरंत एक खोजी अभियान शुरू किया जाता है। जिस स्थान पर फ्लाइट से आखिरी बार संपर्क टूटा था उससे 100 किलोमीटर के दायरे में समंदर में खोजा जाता है। ये रिसर्च अभियान इतना बड़ा था कि 7 देशों ने अपने अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को इसमें शामिल किया। इस प्लेन को ढूंढने में करीब 3 दिन से भी ज्यादा का समय लगा, लेकिन 12 मार्च 2014 को घटना के करीब 4 दिन बाद खोजी दल के सामने इस फ्लाइट से संबंधित एक और रहस्य सामने आ जाता है। सबको हैरान करने वाली बात ये थी कि हालांकि ये फ्लाइट सिविलियन रडार से गायब हो चुकी थी, लेकिन मिलिट्री रडार अभी भी इस फ्लाइट को ट्रैक कर रही थी। मिलिट्री रडार से मिली जानकारी ने सबको हैरान कर दिया। वास्तव में मिलिट्री रडार के डाटा के अनुसार जब ये फ्लाइट वियतनाम एयर स्पेस में पहुंची और सिविलियन रडार से गायब हुई तो उसने राइट टर्न लिया और फिर यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगी और 31 मिनट बाद जहाज ने पिनांग शहर को पार करते हुए मलक्का स्ट्रेट की ओर टर्न लिया। इसके बाद फ्लाइट अंडमान निकोबार आइलैंड की ओर उड़ने लगी। रात के 2:02 तक मिलिट्री के रडार में इस जहाज को ट्रैक किया गया। बाद में जहाज मिलिट्री रडार से भी दूर चला गया। जिस जगह पर यह प्लेन खोजा जा रहा था वहां कोई प्लेन था ही नहीं। घटना ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि प्लेन को सीधे अपने लक्ष्य की ओर जाना था, लेकिन इसने यू टर्न क्यों लिया और ये प्लेन इंडियन ओशियन की ओर क्यों पहुंचा और मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद प्लेन किधर मुड़ा। ऐसे कई सवाल थे जिनका कोई उत्तर नहीं था। अब खोजकर्ताओं के पास एक और बड़ी चुनौती थी, इंडियन ओशियन के एक बड़े भाग में सर्च अभियान करना। जो रेस्क्यू टीम अब तक इस प्लेन को गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ साउथ चाइना सी में ढूंढ रही थी, उसने अब इंडियन ओशियन के इस भाग में प्लेन को ढूंढना शुरू कर दिया। कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी इस एरिया में भी प्लेन का कोई अता पता नहीं लगा। इस प्लेन की गुत्थी को अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा था कि कुछ दिनों के बाद इस कहानी ने एक और नया रंग अपनाया जो सबको चौंका गया। अगले कुछ दिनों में पता चला कि प्लेन अपनी यात्रा के दौरान एक सैटेलाइट से संपर्क करने की बार बार कोशिश कर रहा था। दरअसल ये बोइंग 77 जहाज था जिसमें सैटेलाइट से ऑटोमेटिक कम्युनिकेट करने की तकनीक थी। इस जहाज ने हर 1 घंटे के बाद इनमारसेट से संपर्क करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट डाटा को डिकोड करने के बाद पता चला कि जब जहाज मिलिट्री रडार से गायब हुआ उसके बाद इसने एक और टर्न लिया और अगले 5 घंटे तक इसी दिशा में लगातार इंडियन ओशियन के ऊपर उड़ता रहा और इस प्लेन ने सुबह 8:01 पर आखिरी बार सैटेलाइट से संपर्क बनाने की कोशिश की।
इन्वेस्टिगेटर्स ने जब सैटेलाइट के कॉम्प्लिकेटेड की स्पीड और उसमें मौजूद फ्यूल से जब जहाज की मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के करीब 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशियन के इस कर्व एरिया में जहाज के होने की आशंका जताई। और इसके बाद शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, और एक बड़े स्तर पर समुद्र के इस भाग की तहकीकात शुरू होती है। लेकिन इस समय जहाज का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर अप्रैल 2014 के बाद समुद्र के ऊपर चलने वाले सर्च ऑपरेशन को बंद करके डीप ओशियन सर्च को चालू किया गया, जिसमें आधुनिक तकनीक से समुद्र के नीचे की मैपिंग की गई और जहाज को सालों तक ढूंढा जाता रहा। यह सर्च ऑपरेशन दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था। लगभग 3 सालों तक इस जहाज की खोजबीन चलती रही, जिसमें $160 मिलियन का खर्चा आया, लेकिन इस जहाज का कोई अता पता नहीं चला और 3 सालों के बाद सर्च ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। हालांकि इस प्लेन का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन इस प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद मेडागास्कर के एक आइलैंड पर इस जहाज का एक टुकड़ा मिला, जो समुद्र की लहरों के साथ इस आइलैंड पर पहुंच गया। ये जहाज का फ्लैपर था। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के समय काम आता है। जब इस फ्लैपर पर रिसर्च किया गया तो इस जहाज के कई खौफनाक मंजर से पर्दा उठता है। एक्सपर्ट का मानना था कि जब ये जहाज समुद्र में क्रैश हुआ तो ये अपनी नोज के बल पानी से टकराया। जब इस फ्लैपर पर रिसर्च की गई तो इस जहाज के एक खौफनाक मंजर से पर्दा उठता है। एक्सपर्ट का मानना था कि जब ये जहाज समुद्र में क्रैश हुआ तो ये अपनी नोज के बल पानी से टकराया, जिससे ये माना जाने लगा कि फ्लाइट 370 को जानबूझकर क्रैश कराया गया था। आखिर इस प्लेन को क्यों क्रैश कराया गया था और इसके पीछे किसका हाथ था? इसकी छानबीन के लिए मलेशिया पुलिस ने तहकीकात की, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस फ्लाइट से संबंधित कई और राज निकल के सामने आए, जिसने सबको चौंका दिया। पहले तो ये माना जा रहा था कि इस फ्लाइट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, जिससे प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर गया होगा। इस वजह से जहाज के कप्तान ने प्लेन को यू टर्न लेकर वापस मलेशिया में इमरजेंसी लैंडिंग कराने की सोची होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि फिर प्लेन को मलेशिया में क्यों नहीं लैंड कराया गया? तो इसके जवाब में ये माना जाने लगा कि हो सकता है कि किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पायलट के केबिन में प्रेशर में बदलाव हुआ होगा, जिससे केबिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई होगी और दोनों पायलट बेहोश हो गए होंगे, जिसके बाद फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पर चली गई होगी, जिस वजह से वो मलेशिया में लैंड नहीं कर पाए। लेकिन इसके एनकाउंटर में एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब जहाज ने पिनांग को पार किया उसके बाद फ्लाइट ने एक शार्प टर्न लिया। एक्सपर्ट की माने तो कोई भी जहाज ऑटो पायलट पर इतना शार्प टर्न नहीं ले सकता। तो इसका मतलब ये है कि पायलट ने जानबूझकर फ्लाइट को टर्न कराया और फ्लाइट में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं आई थी। शायद हाँ, ऐसा माना जाने लगा कि शायद फ्लाइट MH370 को किसी ने हाईजैक कर लिया होगा और हाईजैकर्स फ्लाइट को अपने कंट्रोल में रखना चाहते होंगे। इसके लिए पैसेंजर्स के बैकग्राउंड को चेक किया गया तो पता चला कि फ्लाइट में 2 लोग ऐसे थे जो फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे, जिससे ये माना जाने लगा कि हो सकता है कि इन्होंने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया हो। लेकिन जब इन दोनों पैसेंजर्स के बैकग्राउंड को चेक किया गया तो पता चला कि इनका किसी भी आतंकवाद संगठन से कोई संबंध नहीं है। दरअसल ये दोनों चोरी के पासपोर्ट से यूरोप जाकर वहाँ सेटल होना चाहते थे। और वैसे भी अगर इस फ्लाइट को हाईजैक करके आतंक फैलाना मकसद था तो फिर आतंकवादी इस फ्लाइट को समुद्र में क्रैश कराने की बजाय किसी शहर पर भी क्रैश करवा सकते थे और उन्होंने सरकार से भी अपनी कोई डिमांड नहीं रखी थी। इस वजह से इस हाईजैकर्स वाली थ्योरी को भी नकार दिया गया। तो फिर फ्लाइट MH370 के पीछे किसकी साजिश थी? इसके लिए मलेशिया पुलिस ने दोनों पायलट के बारे में तहकीकात की तो फ्लाइट के कैप्टन जहीर अहमद शाह के घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। दरअसल फ्लाइट सिमुलेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से पायलट्स एक रियल प्लेन को उड़ाने का अनुभव करते हैं। किसी पायलट के घर पर फ्लाइट सिमुलेटर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो ये थी कि उस फ्लाइट सिमुलेटर में जो पाथ ड्रॉ किया गया था और उसमें जो कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए थे वो इत्तेफाक से फ्लाइट MH370 के रूट से लगभग मेल खा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिस रूट से MH370 फ्लाइट गुजरती थी उस रूट पर फ्लाइट उड़ाने की प्रैक्टिस कैप्टन जहीर अहमद शाह अपने फ्लाइट सिमुलेटर में कर रहे थे। इस वाकये ने जहाज के कप्तान को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सवाल ये आता है कि क्या वास्तव में जहाज का कप्तान ही वो शख्स था जिसने फ्लाइट MH370 को गायब करने का षड्यंत्र रचा था? तो इसके लिए इस पूरी घटना को एक बार फिर से गौर से देखना होगा।
कि कैसे इस फ्लाइट को गायब किया गया होगा। दरअसल कुछ ऐसा हुआ होगा कि प्लेन के टेक ऑफ करने के 42 मिनट बाद जब प्लेन वियतनाम एयर स्पेस में प्रवेश किया होगा, तब मलेशियन एटीसी ने प्लेन को वियतनाम एटीसी के हैंडओवर कर दिया होगा। लेकिन वियतनाम एटीसी बार बार कोशिश करने के बाद भी प्लेन के साथ संपर्क नहीं बना पाती। ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेन का ट्रांसपोर्टर या तो खराब हो गया हो या उसको जानबूझकर बंद कर दिया गया हो। दरअसल ट्रांसपोर्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा प्लेन ग्राउंड पर मौजूद एटीसी से संपर्क बना पाता है और अपनी एक्चुअल लोकेशन के बारे में एटीसी को बताता रहता है। चलो, ट्रांसपोर्टर बंद हुआ ये अलग बात थी, लेकिन MH370 एक आधुनिक जहाज था जिसमें एटीसी से संपर्क करने के लिए 4 से भी ज़्यादा तरीके थे और सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक साथ खराब हो जाएं, ऐसा एविएशन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मतलब साफ था कि सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को जानबूझकर बंद कर दिया गया। अगर प्लेन में कोई तकनीकी खराबी हुई होती तो प्लेन यू टर्न लेने के बाद लैंड क्यों नहीं किया? पायलट ने प्लेन को थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर से गुजारा, जो कि एक इत्तेफाक नहीं था, जिससे थाईलैंड की एटीसी को ये लगने लगा कि प्लेन मलेशिया एटीसी के संपर्क में है और मलेशियन एटीसी को ये लगने लगा कि प्लेन थाईलैंड एटीसी के संपर्क में है। इस रूट से जाने का मतलब साफ था कि पायलट नहीं चाहता था कि प्लेन की लोकेशन कोई ट्रैक कर पाए। लेकिन प्लेन छुपते छुपाते मलक्का स्ट्रेट में पहुंचकर एक और टर्न लेता है, जो ये दर्शाता है कि इतनी एक्यूरेसी से प्लेन को केवल एक अनुभवी पायलट ही उड़ा सकता है, वो भी बिना एटीसी की सहायता लिए। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि प्लेन में 2 पायलट थे, तो क्या दूसरे पायलट ने जहाज के कप्तान को ऐसा करने से रोका नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो दोनों पायलट प्लेन को हाई एल्टीट्यूड तक पहुंचाने में बिजी रहते हैं। उसके बाद प्लेन क्रूज मोड में पहुंच जाता है। उसके बाद पायलट को कुछ खाली वक्त मिल जाता है। इस खाली वक्त में को पायलट कॉकपिट के बाहर चाय कॉफी पीने के लिए गया होगा। इतने में कैप्टन ने कॉकपिट के डोर को बंद कर दिया होगा और कॉकपिट के डोर इतना सिक्योर होता है कि उसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है। कॉकपिट में प्लेन के अंदर ऑक्सीजन को कम या ज्यादा करने का ऑप्शन होता है। अगर कैप्टन ने प्लेन के अंदर की ऑक्सीजन फ्लो को कम कर दिया होगा तो इससे यात्रियों का दम घुटने लगा होगा, जिससे वो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगे होंगे। पायलट प्लेन को छुपते छुपाते समुद्र के वीरान हिस्से में ले गया, जहां पर वो प्लेन को क्रैश करा सकता था। हालांकि प्लेन को पानी में लैंड कराया जा सकता था और ऐसा इतिहास में कई बार किया जा चुका है, लेकिन इसके लिए प्लेन को हॉरिजॉन्टल लैंड कराना होता है। लेकिन MH370 को वर्टिकली नोज के बल पे लैंड कराया गया था, जो पायलट को इस घटना में शक के दायरे में खड़ा कर देता है। हालांकि ये महज एक थ्योरी है, लेकिन प्लेन को जहाज के कप्तान ने ही क्रैश कराया होगा, क्योंकि इस प्लेन के साथ होने वाले इंसिडेंट कैप्टन जहीर अहमद शाह की ओर ही इशारा करते हैं। लेकिन सच क्या है, ये अभी भी एक रहस्य है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि जहीर अहमद शाह कुछ दिनों से अपने घरेलू मतभेदों की वजह से डिप्रेशन में चल रहे थे। इस वजह से उन्होंने सुसाइड करने के लिए पूरे प्लेन को ही क्रैश करवा दिया। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये अभी भी कोई नहीं जानता, लेकिन सच तो ये है कि MH370 के साथ 239 लोग गायब हुए थे, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला।